नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राज हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी उसी में आज हम बात करेंगे राजा निर्वंशिया कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारी राजा निर्वंशिया है उससे जुड़े हम तथ्यों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों बात करें हम जो हमारी कहानी है राजा निर्वंशिया, इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये 1957 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। कहानी पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा बहुत लेखक के बारे में हमें जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो लेखक और विधा दोनों से पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले कमलेश्वर जी के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कमलेश्वर जी के बारे में पहला महत्वपूर्ण है कि कमलेश्वर का संबंध नई कहानी आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, जो कमलेश्वर का संबंध है तो वो कमलेश्वर का संबंध किससे है? तो वो नई कहानी आंदोलन से है। यानी जो स्वतंत्रता के बाद नई कहानी आंदोलन चला था उससे है इनका संबंध, जिसका प्रवर्तन लेखक त्रयी से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दरअसल ये लेखक त्रयी शब्द है। इस शब्द के अर्थ से हमें पता है कि इसमें जो त्रयी शब्द है इसमें तीन लोगों का नाम आना चाहिए। यानी त्रयी से स्पष्ट है कि तीन। तो जो नई कहानी आंदोलन है इसका प्रवर्तन मुख्य रूप से तीन लेखकों के माध्यम से माना जाता है। जिस लेखक त्रय की हम बात कर रहे हैं उसमें राजेंद्र यादव जो कहानी के रूप में मुख्य माने जाते हैं नई कहानी में, और मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये नई कहानी आंदोलन का संबंध है वो इन तीन लेखकों से है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर जो नई कहानी के बाद एक और धारा चली जो समांतर कहानी मानी गई, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं कमलेश्वर। ठीक है, यानी एक तरफ ये नई कहानी के भी सूत्रधार माने जाते हैं, आरंभकर्ता माने जाते हैं, जिसमें तीन लेखक हैं, इसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं। लेकिन आगे चलकर एक और धारा इसी में चली, वो समानांतर कहानी थी। तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो कमलेश्वर जी माने जाते हैं, और इन्होंने जो पत्रिका चलाई थी वो सारिका पत्रिका चलाई थी। यानी सारिका पत्रिका के नाम से जो कमलेश्वर ने इस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखें इनके कहानी संग्रह के बारे में। तो कमलेश्वर जी के मुख्य रूप से 6 कहानी संग्रह हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है हमारा राजा निर्वंशिया। ठीक है दोस्तों, पहला ही हमारा जो कहानी संग्रह है वो है राजा निर्वंशिया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। दूसरे की बात करें तो वो है कस्बे का आदमी। ठीक है, यानी कमलेश्वर जी का जो दूसरा कहानी संग्रह है दोस्तों वो है कस्बे का आदमी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। और तीसरा उनका कहानी संग्रह है खोई हुई दिशाएं। ठीक है दोस्तों, शायद आपने खोई हुई दिशाएं कहानी भी पढ़ी हो, बहुत से अच्छी कहानी है। अगर आपको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा इस कहानी को, खोई हुई दिशाएं। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1963। एक मिनट दोस्तों, खोई हुई दिशाएं का प्रकाशन वर्ष है 1963। नेक्स्ट हमारा कहानी संग्रह है वो है मांस का दरिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966। नेक्स्ट है हमारा बयान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973। और फिर है हमारा आज़ादी मुबारक। लास्ट जो हमारा कहानी संग्रह है कमलेश्वर जी का वो है आज़ादी मुबारक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2002। यानी कि उनके प्रकाशन वर्ष हम एक बार फिर से देखें। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973 और आज़ादी मुबारक 2002। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने कहानीकार के बारे में बात की कि उनके कौन कौन से कहानी संग्रह हैं जो मुख्य रूप से हमें आने ही चाहिए। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अपनी कहानी राजा निर्वंशिया की। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी कहानी की बात करें तो सबसे पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष जो हमने अभी देखा, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1957 है। ठीक है दोस्तों, अब राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में 19 कहानियां हैं। यानी एक तो ये राजा निर्वंशिया हमारी कहानी हो गई, और इसी नाम से जो कमलेश्वर जी का पहला कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया, इसकी हम बात करें तो इसमें कुल 19 कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ ये कहानी भी है और इसी नाम से इनका ये कहानी संग्रह भी बाद में प्रकाशित हुआ। तो इसमें मात्र कुल 19 कहानियां हैं। उन 19 कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं, हम देखते हैं।
तो उसमें पहली कहानी है देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया, 3 दिन पहले की बात, गर्मियों के दिन, भटके हुए लोग, चाय घर, सीगचे, इंसान और हैवान, गाय की चोरी, नौकरी पेशा, सच और झूठ, बेकार आदमी, ये बेकार आदमी होगा दोस्तों, बेकार आदमी, थानेदार साहब और कस्बे का आदमी। यानी उन 19 कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं दोस्तों। ये शीर्षक आपको इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि आजकल एनटीए इनसे ये क्वेश्चन बना देता है कि इनमें से बताइए कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है। तो कहानी संग्रह में जो कहानी हमारी लगी हुई है उस कहानी संग्रह में जितनी कहानियाँ हैं उनके हमें मुख्य रूप से शीर्षक तो पता ही होने चाहिए। तो ये हमारे 19 शीर्षक हो चुके हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इस कहानी संग्रह में जो भूमिका दी हुई है कमलेश्वर ने उसकी हम बात करें, क्योंकि भूमिका से भी क्वेश्चन बनता है तो हम इस भूमिका को पढ़ेंगे। कि कभी आपने ज्वालामुखी के शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों की कल्पना की हो, उनके अंतर्द्वंद और मानसिक स्थितियों के अध्ययन की चेष्टा की हो और ऐसा सोचा हो कि इन्हें किस प्रकार विस्फोटों की बहिव से बचाकर जीवन का मंत्र दिया जाए, जो नई कहानी का धरातल और नए कहानीकारों की प्रवृत्तियाँ सहज ही आपके सामने स्पष्ट हो उठेंगी। कथानक शैली और शिल्प को चुनने की अभिरुचि में उनमें चाहे कितना भी बेभिन्न हो वह है, किंतु मानवीय मूल्यों के संरक्षण, जीवन शक्ति के परिप्रेषण एवं सामाजिक नवनिर्माण की जितनी उत्कृष्ट प्रयास इस पीढ़ी के कहानीकारों में है वो पिछले दौर में नहीं थी। यानी वो कहना चाह रहे हैं अपनी भूमिका में कि जो मानवीय मूल्यों की अभिरुचि है, जो मानवीय मूल्य हमारे सामाजिक वातावरण में है, और एक तरफ से दोस्तों वो उस तरह की बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक नवनिर्माण है, यानी स्वतंत्रता के बाद हमारा नए समाज का निर्माण हो रहा था, यानी वो जो हमारा मध्यम वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक नवनिर्माण की जितनी उत्कृष्ट प्रयास इस पीढ़ी के कहानीकारों में है वो पिछले दौर में नहीं थी। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए अजब सी अकुलाहट और बेबसी है। यानी जो आज के कहानीकार हैं इनके अंदर अजब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यह हमारी समृद्ध शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। इसलिए हम देखते हैं कि आज की कहानियाँ कल्पना के पंखों पर नहीं उड़ती, बल्कि दुनिया की व्यवहारिक और वास्तविक जिंदगी से उनका सीधा संबंध है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारा संक्रांति काल है, संक्रमण काल है, उसमें हम अपनी आज की कहानियों की बात करें तो ये कहानियाँ पहले की तरह काल्पनिक नहीं हैं। कि पहले जो हमने देखा वो प्रेमचंद की, लाचन जोशी की, इन कहानियों में देखें हम तो इनमें हमें जो कल्पना है, कल्पना के मिश्रण से जो कहानी की कथा बुनी गई है वो देखने को मिलती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो नई कहानी है इसमें आपको व्यवहारिकता मिलेगी, वास्तविकता मिलेगी, जिंदगी से सीधा संबंध होगा इन कहानियों का। धरती के हर कण के प्रति लगाव, हर मोड़ के प्रति जिज्ञासु भाव और हर गड्ढे को पाट देने की सहानुभूतिपूर्ण विकलता उनमें है। आज की कहानियों का रूप बहुत बदल गया है, इसीलिए उनका मापदंड भी बदलना पड़ेगा। यानी आज की कहानियों का बहुत कुछ रूप बदल गया है तो उनके जो मापदंड हैं वो भी हमें बदलने होंगे। उनकी सफलता या असफलता की कसौटी यह नहीं हो सकती कि वे किस हद तक किसका मनोरंजन करती हैं, बल्कि यह होगी कि वे मनुष्य की शील संवेदनाओं को कहाँ तक झिझोड़ती हैं, छूती हैं और उकसाती हैं। यानी दोस्तों वो कहना चाहते हैं कि जो पिछली कहानियों की कसौटी थी कि उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया, उन्होंने लोगों का मन बहलाया, आज की कहानियों की जो जो ज़रूरत है वो नहीं है। आज की कहानियों का मुख्य उद्देश्य है कि उसमें मनुष्यों की शील संवेदनाओं को कहाँ तक झकझोर रहा है। यानी कहानी को पढ़ने के बाद जो पाठक है वो पहले की भांति है या उसके अंदर की जो संवेदनाएं हैं उन तक वो कहानी पहुँच पाई है। केवल 100 उद्देश्य की पृष्ठभूमि में ही आज के लेखक की कहानियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह स्वयं आत्मग्रंथियों का चित्रण या विश्लेषण सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में करता है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि हिंदी आलोचकों ने आज के कहानी साहित्य का समुचित अध्ययन नहीं किया। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आलोचना कर रहे थे उन्होंने जो नई कहानी की आलोचना की थी
जिन्होंने अलग अलग आलोचनाएं की थी, तो वो उनसे कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने ये कहानी सचमुच पढ़ी नहीं है। अतः नई कहानी के वैशिष्ट और नएपन को पकड़ पाने में भी असफल रहे। इसीलिए कहानियों की आलोचना करते हुए आज भी बहुत से आलोचक के मुंह से सुनना पड़ता है कि कहानी अभी प्रेमचंद और जैनेन्द्र से आगे नहीं गई। यानी वही बात जो दोस्तों मैंने बताया कि प्रेमचंद और जैनेन्द्र जो कहानी लेके चल रहे थे, उसमें हमें आदर्शवाद का पुट देखने को मिल रहा था, लेकिन ये कहानी और साथ में इन्होंने कहानी का एक रूप और बदला था कि जो प्रेमचंद की और जैनेन्द्र कुमार की जो पिछली कहानी चली आ रही थी, वो कहानियाँ किसी न किसी अंत पर पहुँचती थी। यानी कहानी के बाद में जो पाठक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती थी कि वो किसी न किसी अंत पर पहुंचती थी, अंत उनका सुखांत होता था। लेकिन ये इन कहानियों का कथानक ऐसा है कि ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि पाठक के बीच जिज्ञासा हो बनी रहती है कि आगे क्या हुआ होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है इसी संबंध में है कि आज की कहानियाँ चाहे अपनी परिभाषा में उतनी संपूर्ण न हो, किंतु कलात्मक अभिव्यक्ति, शिल्प कौशल और भाषा की व्यंजना शक्ति का उनमें निश्चित विकास हुआ है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि कहानी संपूर्ण नहीं है, कथानक एक पूर्ण रूप पर नहीं पहुँचता है, चरम पर नहीं पहुँचता है, लेकिन अगर आप उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति, शिल्प कौशल और भाषा व्यंजना की बात करें तो वो निश्चित उसका विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त नई कहानी की एक और उपलब्धि है नई भावभूतियों का सृजन। यानी नई कहानी की एक और उपलब्धि वो बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं? नई भावभूतियों का सृजन। बस आपकी इन कहानियों के विषय में तो केवल इतना ही कहूँगा कि इनके लिए मैं उस छोटे से कस्बे मैनपुरी का आभारी हूँ जहाँ जन्मा और पलकर बड़ा हुआ, और जहाँ का धूल धुक्कड़ और जिंदगी के कोलाहल से भरा पूरा उदास किंतु मोहक वातावरण मेरी अनुभूतियों को नए रंगों में रंगता रहता है। तो यानी दोस्तों इसमें एक लेखक ने अपने कस्बे की बात की है, तो वो मैनपुरी कस्बा है जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो उसी की बात की है कि लेखक का संबंध उसी से है कि जो मैनपुरी कस्बे में जो मैंने देखा, जहाँ वहाँ की अनुभूतियाँ हैं, वही मेरी कहानी में नए रंगों में देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक बार ये भूमिका द्वारा से पढ़ लीजिएगा, इस भूमिका से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट हम बात करें अपनी कहानी में, तो जो कहानी के बारे में हम देखेंगे, तो यह कहानी लोक कथात्मक शैली व ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यानी जो हमारी राजा निर्बंसिया कहानी है, तो मैंने आपको जब कहानी का मूलपाठ कराया था तो मैंने आपको बताया था एक तरफ ये कहानी लोग एक इस कहानी में दो कथाएं चलती हैं, एक लोक कथा है और एक ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यानी इस कहानी में दो कथाएं चलती हैं, लोक कथा के माध्यम से एक आधुनिक कथा का वर्णन किया गया है और दोनों कथाएं समानांतर चलती हैं। इस कहानी में दोहरा कथानक चलता है, जो मैंने अभी बताया कि इसमें दो कहानियाँ चलती हैं। राजा निर्बंसिया की कहानी में मिट्टी की 6 गौरें बनाई जाती हैं। दोस्तों ये बिंदु कहानी के बीच से लिए गए हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना कि कहानी में जो राजा निर्बंसिया है उसकी जो कहानी चलती है, तो उसमें बताता है कि लेखक की माँ है जो बच्चों को लेकर बैठती है, तो उसमें जो पूजा होती है तो उसमें 6 गौरें बनाई जाती हैं। और जगपति की माँ को सांस का रोग है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो जगपति की माँ है, जब हमने कहानी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जगपति की माँ है तो उसको क्या है, तो उसको सांस का रोग है। ठीक है दोस्तों, कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस था। तो दोस्तों ये कहानी के बीच से ही है कि जब हम कहानी का अध्याय पाठ कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो जगपति है, जो जगपति अपने एक दूर की रिश्तेदारी में दयाराम है उसकी शादी में जाता है, जब वहाँ पर डकैती पड़ जाती है तो जगपति को गोली लग जाती है, तो तब वो अस्पताल में आता है। तो उसी अस्पताल से दयाराम का गांव कितनी दूर था, तो वो 4 कोस था। बच्चन सिंह का तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बच्चन सिंह पहले वहाँ पे कंपाउंडर था, तो जब बच्चन सिंह कंपाउंडर का जब तबादला हुआ तो फिर वो मैनपुरी के सदर अस्पताल में आ गया था। तो वहीं हमने देखें, अगर हम जगपति के पड़ोसियों की बात करें तो उनमें कौन कौन आया था, तो जमुना सुनार, मुंशी, किसान बंसी किराने वाला और सुदर्शन दर्जी और हंसराज पंजाबी। ठीक है दोस्तों, इनके नाम पूछ सकता है कि जो जगपति है उसके पड़ोसियों में कौन नहीं था, तो आपको ये पांचों ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि जो जगपति है जब वो अपनी लकड़ी की टाल खोलता है तो उसमें उसके जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उन दो लोगों के नाम का वर्णन आता है, एक बन्ने है और एक सकूरे है। और अंत में हमने देखा था कहानी में कि राजा ने दो बातें की थी,
कि राजा जब लौट के अपने घर आया था तो उसने दो बातें की थी। एक तो रानी के नाम का मंदिर बनवाया था और बड़े राजकुमार के नाम के सिक्के चलाए थे। और जब जगपति ने अपनी आत्महत्या की थी तो उसने दो पत्र छोड़े थे। वो दो दो पत्र, एक चंदा के नाम था और एक कानून के नाम था। ठीक है दोस्तों, उसमें उन्होंने चंदा से ख्वाहिश की थी कि वो अपने घर लौट आए और मेरी जो चिता है उसको आग मेरा बेटा ही लगाए। और कानून का, उसने कानून के पत्र जो लिखा था उसमें लिखा था कि मेरी आत्महत्या किसी जहर से नहीं हुई है, बल्कि मेरी आत्महत्या रुपए खाने वाले जहर से हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो मैंने आपको बताए। अब हम पाठ्य परिचय की बात करें तो पाठ्य परिचय में हम देखेंगे कि हमारा पहला पात्र है जगपति। जो हमारी आधुनिक कहानी चलती है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो है हमारा जगपति। तो जगपति कौन है? तो कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, यानी लेखक के स्कूल का दोस्त है और वकील के यहाँ मुहर्रिर है और चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है, यानी बाद में ये जो जगपति है वो अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। अब हम चंदा की बात करें तो चंदा जगपति की पत्नी है। हाथों का कड़ा बेच पति का इलाज कराने को तैयार है, लेकिन बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाद अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना, यानी अंत में वो मधुसूदन से दूसरे की, जो मधुसूदन जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ शादी होने की जो सूचना मिलती है वो मुंशी जी द्वारा मिलती है जगपति को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह है अस्पताल का कंपाउंडर है। बाद में इसका मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला हो जाता है और लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं जो हमारी पौराणिक कथा चल रही थी उसमें राजा, एक राजा था जो राजा निर्बंसिया है। एक राज्य का संतानहीन राजा है, ये कुशल शासक है और महतरानी के भला बुरा कहने पर ये राज्य का त्याग कर देता है। और हम रानी की बात करें तो मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है, यानी इसी राजा की जो पत्नी है वो रानी है। तो क्या होता है कि एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाता है। वैसे तो वो जब भी शिकार खेलने जाए तो 7 दिन बाद वापस आ जाता है, लेकिन एक बार वो 7 दिन में वापस नहीं आता है तो रानी मंत्री के साथ उससे खोजने जाती है। एक प्रसंग में भटियारन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है, यानी राजा जब बाद में ये अपना घर त्याग कर चले जाते हैं तो वो भटियारन का रूप धारण करके राजा से मिलने जाती है, राजा को देखने जाती है। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है और वो 2 पुत्रों को जन्म देने का कारण बताती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा होती है, यानी अंत में जब राजा लौटकर आता है तो उसके कुल देवता के मंदिर में उसके सतीत्व की परीक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब इस कहानी से जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, हम एक बार देख लें, ये भी पूछी जा सकती हैं कि का जो कोढ़ का रोग होता है एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये पंक्ति अगर अक्सर आपको पूछ देगा तो आपको ये मुंशी प्रेमचंद जी की पंक्तियां लगेंगी, लेकिन ये इसी कहानी से हैं, राजा निर्बंसिया से। कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से मन तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। दूसरी पंक्ति है हमारी कि चंदा ने भीतर कदम रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं कि निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की पतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो, नीचे अंधेरा एकांत घुटन पाप। नेक्स्ट है हमारी पंक्ति कि कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थीं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट पंक्ति है कि रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने 2 बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी
कि उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री यदि अपने पतित्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता क्या। नेक्स्ट है, तो फिर क्या वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वो अपनी शक्ति लगा सके, अपने मन को डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके। चाहे उसमें सुख या दुख हो, असुरक्षा सुरक्षा हो, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यक है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वो काम चाहता है, काम। तो ये पंक्तियां लेखक ने जगपति के बारे में कही हैं। दिन भर में वो 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वो पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिनों रात, बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है, और अब वो कामदार है। ये पंक्तियां भी हमारी जगपति के संदर्भ में है। नेक्स्ट है कि औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साधकर तन के दलदल से पार तक ले जाती है, नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। नेक्स्ट है, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता, मैं बहुत पहले मर चुका था। ये पंक्ति हमारी जगपति के संदर्भ में ही है। और अंत में है कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं, मैं जानता हूँ मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। तो ये भी अंतिम पंक्ति, जब जगपति अपनी आत्महत्या करता है तब पत्र लिखता है, उसमें ये जो कानून को पत्र लिखता है उसमें लिखता है ये वाली बात। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको कहानी। कहानी से जितने भी जुड़े हुए तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको कहानी के सभी तथ्य आप नोट करेंगे। और अगर दोस्तों आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इस कहानी की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।